हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 वेव्स में सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15.4 से। यूज द फॉर्मूला v इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाई रो टू एक्सप्लेन वाई द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। उसमें तीन ऑप्शन है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंक्रीज विथ टेम्परेचर, इंक्रीज विथ ह्यूमिडिटी। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो प्रेशर तो यहाँ पे है, मतलब प्रेशर है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो साथ साथ कोई और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही होगी उतने ही अमाउंट से। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है आपको, अंडर रूट गामा पी बाई रो। ओके, पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो गामा बाई रो एज इट इज़, पी की जगह पे रो आर टी डिवाइड बाई एम नॉट। पी की जगह पे लिख सकते हैं रो आर टी बाई एम नॉट। तो यहाँ पे रो रो कैंसल, तो फॉर्मूला बन गया अंडर रूट गामा आर टी डिवाइड बाई एम नॉट। अभी देखो फॉर्मूला में कहीं पे भी प्रेशर नहीं है तो अगर प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उससे स्पीड में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ओके, यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है बी, इंक्रीज विथ टेम्परेचर कहा है, तो यहाँ पे नाम दे देते इक्वेशन 1, बी पार्ट में लिख देते फ्रॉम इक्वेशन 1। We know that speed is directly proportional to under root of temperature। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस then speed is also increase। ओके, तो ये सेकंड पार्ट हो गया, इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ओके, इंक्रीजेस विथ ह्यूमिडिटी। अब देखो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो फिर डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ओके, तो डेंसिटी सॉरी यहाँ पे डिक्रीज होगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, और अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो हमें पता है स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रो। अगर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो स्पीड इंक्रीज होगी। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन में लिख सकते हो, वी नो दैट व्हेन ह्यूमिडिटी इज increases, okay, there is a decrease in effective density of air। okay, increase in humidity decreases the effective density of air, therefore the velocity increases। okay, तो ये क्वेश्चन नंबर 15.4 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15.5। You have learned that a traveling wave in one dimension is represented by the function y is equal to f of x into x and t। ओके, ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो x पे मतलब पोजीशन पे और टाइम पे डिपेंडेंट होना ज़रूरी। वेर x and t मस्ट अपीयर इन द कॉम्बिनेशन x माइनस वी टी या तो x प्लस वी टी। चलो यहाँ तक राइट है। y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस और माइनस वी टी। इज द कन्वर्स ट्रू? ये कन्वर्स ट्रू है नहीं, इसका आंसर नो क्यों आएगा, समझो कि साथ में एक डिफाइनाइट फंक्शन भी होना ज़रूरी। x प्लस और माइनस वी टी से कुछ नहीं होगा, ऐसा फंक्शन भी होना चाहिए जिसमें जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड फाइनाइट रहे। ओके, और अपनी जो पैटर्न है उसको रेगुलर इंटरवल पे रिपीट भी करें।
तो ए में ना पॉसिबल है, ना बी ऑप्शन में, ना सी ऑप्शन में। देखो ठीक है ना, तो आपका आंसर रहेगा नो। एग्जामाइन इफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ फॉर वाई कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट अ ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? नो, द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। The basic requirement for a wave function to represent a traveling wave is that for all values of x and t, wave function must have a finite value. अब देखो ये सारी वैल्यू इनफाइनाइट पे जा सकती हैं। Out of the given functions for y, none of the given satisfies this condition. Therefore, none can represent a traveling wave. कोई भी यहाँ पे ट्रैवलिंग वेव रिप्रेजेंट करेगा नहीं। ओके चलो, ये हुआ 15.5 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं 15.6। 15.6 में अ बैट एमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1000 किलो हर्ट्ज, मतलब 10⁻6 हर्ट्ज हुई। ओके, इफ द साउंड मीट्स अ वाटर सरफेस, व्हाट इज द wavelength of reflected and transmitted sound? Speed of sound in air. Speed of sound in air is 340 meter per second and speed of sound in water is 1486 meter per second. ऑप्शन ए में आपको बोला है रिफ्लेक्टेड साउंड। अगर वाटर सरफेस से स्ट्राइक होके साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो एयर में वापस जा रहा है, तो वहाँ पे हमें वेवलेंथ निकालनी है एयर के अंदर। ओके, तो रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए वेवलेंथ आपको मिलेगी स्पीड ऑफ एयर डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी करके। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 10⁻6, ऊपर जाके बनेगा 10⁻6, मतलब ये आंसर आएगा 3.4 इंटू 10⁻4 मीटर। और बी में देखो आपको बोला गया है ट्रांसमिटेड साउंड। ट्रांसमिटेड साउंड मतलब जो वाटर के अंदर जा चुका है। अब जब साउंड है वो वाटर के अंदर जाएगा तब, या तो कोई भी मीडियम चेंज करेगा तब, याद रखना उसकी स्पीड चेंज होगी। ओके, वेवलेंथ चेंज होगी, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो रहेगी कांस्टेंट। तो यहाँ पे लैम्बडा इन फॉर ट्रांसमिटेड साउंड आपको मिलेगा स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी से। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर है 1486 डिवाइड बाय 10⁻6, तो ये आपका आंसर आ गया 1.486 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15.7। अ हॉस्पिटल यूजेस एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर्स इन अ टिश्यू। व्हाट इज द wavelength of sound in the tissue in which the speed of sound is 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दे तो 1700 मीटर पर सेकेंड। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 4.2 मेगा हर्ट्ज, मतलब 10⁻6 हर्ट्ज। एकदम इजी क्वेश्चन है। लैम्बडा इक्वल टू वी डिवाइड बाई एफ, दोनों वैल्यू रख दो। 1700 डिवाइड बाई 4.2 इंटू 10⁻6, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इतना कैलकुलेशन आप कर लेना। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15.8। अ ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय y of x and t equal to 3 sin 3060 plus 0.018 x plus pi by 4, where x and y are in centimeter and t is in second. The positive direction of x is from left to right. ओके, यहाँ पे आपको 4 अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ए में दिया हुआ है इज दिस अ ट्रैवलिंग वेव और अ स्टेशनरी वेव। तो ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन क्या है?
ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन या तो कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। ओके, और उसके साथ ये इक्वेशन मैच कर रहा है, मतलब ये कौन सा वेव है? ट्रैवलिंग वेव। ओके, इफ इट इज अ ट्रैवलिंग वेव व्हाट आर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपोगेशन। तो देखो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो 3 सेंटीमीटर है, जो ओमेगा की वैल्यू है वो 36 रेडियन पर सेकेंड है, और जो के की वैल्यू है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है 0.018। तो यहाँ पे के की वैल्यू है 0.018 बट सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर में है, और के है तो सेंटीमीटर इनवर्स ही होना चाहिए क्योंकि एक्स की वैल्यू सेंटीमीटर में है। ओके, और जो फाई है वो π/4 है, इनिशियल फेज की वैल्यू है π/4। आपको स्पीड पूछा है तो ओमेगा डिवाइड बाई के कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स है, उसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना मत भूलना, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है। चलो इतना काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन। चलो डायरेक्शन कौन सी होगी? तो यहाँ पे प्लस के एक्स है ना, और ओमेगा टी और के एक्स ऐड हो रहे हैं, मतलब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूविंग है, तो डायरेक्शन रहेगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो जो यहाँ पे आपको बोला था पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन आ गई, मतलब राइट टू लेफ्ट हुआ। ठीक है, चलो ये ए का सॉल्यूशन हो गया। बी में आपको क्या पूछा है? व्हाट आर इट्स एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। चलो एम्पलीट्यूड आपको मिल गया है ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर, और फ्रीक्वेंसी के लिए आपको करना पड़ेगा ओमेगा डिवाइड बाई 2 ओमेगा पता है, डिवाइड बाई 2 कर दो, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। सी में पूछा है व्हाट इज़ द इनिशियल फेज एट द ओरिजिन। इनिशियल फेज की वैल्यू π/4 है, हमने इक्वेशन इक्वलाइज किया तभी पता चल गई थी। ओके, और डी में क्या पूछा है चेक करते हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट इन द वेव, मतलब वेवलेंथ पूछिए आपको। अब वेवलेंथ के लिए क्या करना है? वेवलेंथ के लिए 2π/k कर सकते हो, के की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15.8 का सॉल्यूशन हुआ। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15.9 फॉर द वेव डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज 15.8, मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो। प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट y वर्सेस t ग्राफ्स फॉर x इक्वल टू 0, 2 and 4 सेंटीमीटर। What are the shapes of these graphs? In which aspects does the oscillatory motion in traveling wave differ from one point to another? Amplitude, frequency और phase। ठीक है, तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन है ना, व्हाट आर द शेप्स ऑफ दिस ग्राफ्स, तो यहाँ पे फंक्शन कैसा है? साइन, तो साइनोसॉइडल इसका शेप रहेगा ग्राफ का। ओके, तो y इक्वल टू 3 साइन 36t प्लस 0.018x प्लस π/4। y इक्वल टू 3 साइन 36t प्लस 0.018x प्लस π/4।
चलो इतना दिया हुआ है हमें। ओके, अब x इक्वल टू 0 की बात करते हैं, तो फिर y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3sin36t प्लस π/4। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर। अब t की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते हैं और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमें मिलेगी। जैसे कि t की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 3/√2। तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 3/√2। स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T/8 लिखूँ तो ये ओमेगा t होता है। ठीक है ना, तो 2π/कैपिटल T इंटू कैपिटल T /8 में अगर करूँ तो टी कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा π/4 और साइन π/4 की वैल्यू रहेगी 1/√2। ओके सॉरी, यहाँ पे π/4 और दूसरा एक π/4 भी है, मतलब 2π/4 मतलब π/2, और π/2 अगर है तो साइन π/2 मतलब 1, तो फिर y आपका आएगा 3। देखो अच्छे से समझना, इसका मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। 3 साइन, यहाँ पे 36 है वो ओमेगा है, ओमेगा मतलब 2π/कैपिटल T, और स्मॉल t की वैल्यू हमें लेनी है कैपिटल T/8 और प्लस π/4 है ही। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 3 साइन π/4 प्लस π/4 बन जाएगा π/2, और π/2 की वैल्यू, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 3। ओके, वैसे ही आप अलग अलग वैल्यूज़ रखते जाओ, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने t/4 टाइम लिया तो मुझे मिला 3/√2 फिर मैंने 3t/8 लिया तो मुझे आंसर मिला 0। फिर 4t/8 मतलब t/2 हाफ टाइम लिया तो -3/√2 मिलेगा। 5t/8 तब मुझे -3 मिलेगा आंसर। 6t/8, ठीक है ना, ये एक्चुअली ये t/4 है, वो 2t/8 है। फिर ये 3t/8, ये 4t/8, ये 5t/8, ये 6t/8। 6t/8 पे मुझे -3/√2 मिलेगा। 7t/8 पे मुझे मिलेगा आंसर 0, और एग्जैक्ट टी टाइम ड्यूरेशन पे मुझे मिलेगा वापस 3/√2। अब जब मैं ग्राफ ड्रॉ करने जाऊँ तब मुझे ग्राफ कुछ इस तरह मिलेगा। ये सारी वैल्यूज़ मैं ऐड करते जाऊँ टाइम के साथ साथ, तो मुझे ग्राफ ऐसा मिलेगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं पे फिनिश। जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे फिनिश होगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहेगा 0। ये जो मैक्सिमम पोजीशन आपको मिल रही है वहाँ पे t/8, जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी 3। जहाँ पे 0 मिला वहाँ पे 3t/8, बीच में कहीं पे, मतलब जहाँ पे जो वैल्यू 0 पे थी 3/√2, वही वैल्यू आपको मिल रही है t/4 पे 3/√2। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रहेगा वो t/4 टाइम रहेगा, मतलब 2t/8। ये जो टाइम है वो 3t/8। वैसे ही 4t/8 आएगा, ये आएगा 5t/8। यहाँ पे आते आते हो गया 7t/8, और ये लास्ट जो हमें मिला वो टाइम ड्यूरेशन t मिला। ठीक है, इंटरमीडिएट टाइम्स आप नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। अब जो हमने x इक्वल टू 0 पे किया है वही हमें x इक्वल टू 2 के लिए करना है, वही काम x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के लिए करना है। ठीक है,
तो वही सेम काम रिपीट करना है। शेप भी हमने बता दिया। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, इन विच एस्पेक्ट्स डज द ऑसिलेटरी मोशन इन ट्रैवलिंग वेव डिफर फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। तो देखो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मेन फैक्टर है जो चेंज होगा वो क्या है, फेज। तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा फेज। ओके, ये हुआ 15.9 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं 15.10। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपका काम क्या है वो समझो। आपको देखना है कि फेज डिफरेंस कितना है और गिवन पोजीशन के लिए या तो जो भी आपको ड्यूरेशन डिस्टेंस दिया हुआ है उसके लिए। तो एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पे y इक्वल टू 2 cos, ये जो 2 पाई है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 पाई टी माइनस 2 पाई इंटू 0.08008x और प्लस 2 पाई इंटू 0.35, इतना मिला। तो जो k की वैल्यू है ना वो मिल रही है 2 पाई इंटू 0.008, 2 पाई इंटू 0.008, और ये सेंटीमीटर में है। देखो x एंड y आर इन सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो भी सेंटीमीटर इनवर्स में होगी। चलो इतना फिक्स है, ये हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। अब a में आपको बोला गया है 4 मीटर, जो x की वैल्यू है वो 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर। अब देखो फेज डिफरेंस के लिए टाइम सेम रहेगा, मतलब ये जो हिस्सा है वो कैंसिल आउट होगा क्योंकि सिमिलर है। तो जब डिफरेंस लेने जाओगे तब कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा। और जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है वो 4 है, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे मतलब पोजीशन चेंज हो रही है। तो जो एंगल बनेगा उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, फाई इक्वल टू के इंटू एक्स। के क्या है, एंगल पर यूनिट लेंथ इंटू गिवन लेंथ। तो के की वैल्यू है 2 पाई इंटू 0.008 और यहाँ पे 400 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर इनवर्स में था। ये आपका आंसर। अब सेम चीज़ आपको बी के लिए करना है। बी के लिए 0.5 मीटर है, तो x इक्वल टू आपने ले लिया 0.5 मीटर, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको फाई की वैल्यू के एक्स ही मिलेगी और 2 पाई इंटू 0.008 इंटू यहाँ पे 50 करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो सी के लिए क्या करना है। सी के लिए आपको बोला गया है लैम्बडा बाई 2, एक्स क्या है लैम्बडा डिवाइड बाई 2। तो एंगल फाई क्या बनेगा, के इंटू एक्स। के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्बडा और यहाँ पे लैम्बडा डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आंसर आ गया पाई रेडियन। और एक जो है डी, उसमें आपको पोजीशन दी हुई है 3 लैम्बडा बाई 4। अब उसके लिए फाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, तो के एक्स ही मिलने वाली है। के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्बडा और पोजीशन है 3 लैम्बडा डिवाइड बाई 4। लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल होगा और आपको मिलेगा आंसर 3 पाई डिवाइड बाई 2 रेडियन। तो सभी के लिए आपको यहाँ पे फेज डिफरेंस मिल गए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15.10 का सॉल्यूशन। ओके, तो जो बाकी के क्वेश्चंस है 2-3 बाकी है जो कि सिमिलर है, तो एक बार खुद से ट्राई करना। अगर कहीं कहीं पे डाउट लगे तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आज जितने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया वो सब एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। अगर कहीं पे डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।